नमस्ते और स्वागत है। हम सबके दिमाग में एक आवाज है, वो आवाज जो कभी चुप नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। वो हमें बताती है कि क्या गलत हो सकता है, हमें हमारी पुरानी गलतियों की याद दिलाती है और भविष्य की चिंता करवाती है। क्या होगा अगर उस आवाज से आजादी पाना मुमकिन हो? आज हम माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेथर्ड सोल की मदद से इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस किताब के मुख्य विचारों पर आधारित हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि मन के इस शोर के परे असली शांति और स्वतंत्रता कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और ये यात्रा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है, जो ये किताब उठाती है। हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों के पीछे असल में हम कौन हैं? किताब हमें उस साक्षी या देखने वाले से मिलवाती है जो सबके भीतर मौजूद है। यह मानना कि हम उस आवाज से अलग हैं, यही पहला और सबसे बड़ा कदम है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का पहला और सबसे बड़ा विचार यही है कि हम अपने मन में चल रहे विचार नहीं हैं। हाँ, हम वो हैं जो उन विचारों को देख या सुन रहा है। मतलब आप दर्शक हैं, आवाज नहीं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। बिल्कुल। मुझे ये करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा। ये एक अनथीन फिल्म की तरह है और हम खुद को उसका मुख्य किरदार मान लेते हैं। बिल्कुल। और जब तक हम खुद को वो किरदार मानते हैं ना, हम उस कहानी के गुलाम रहते हैं। विचार हमें खुश करते हैं, दुखी करते हैं, डराते हैं। हम एक तरह से कठपुतली बन जाते हैं जिनकी डोर हमारे ही विचारों के हाथ में होती है। सही। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जैसे ही हम ये महसूस करते हैं कि हम सिर्फ उन्हें देखने वाले हैं, शक्ति का संतुलन बदल जाता है। अब विचार सिर्फ एक बादल की तरह है जो आसमान में आ रहा है और जा रहा है। आप बादल नहीं है, आप पूरा आसमान है जिसमें ये सब हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है, आपका अंदर का रूममेट। मुझे ये बहुत मजेदार लगा। हाँ, ये बेहतरीन है। ऐसा सोचिए कि आपके सिर में एक रूममेट रहता है जो कभी चुप नहीं होता, वो हर चीज पर अपनी राय देता है, पुरानी बातों को लेकर शिकायत करता है और हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करता है। और मजे की बात यह है कि अगर असल जिंदगी में हमारा ऐसा कोई रूममेट होता तो हम उससे शायद ही गंभीरता से लेते। कभी नहीं। सोचिए आपका रूममेट सुबह उठते ही कहे, आज का दिन भी बेकार जाएगा। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया, मैंने नोट कर लिया। आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है। ये रूपक इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये हमें मनोवैज्ञानिक डिफ्यूजन सिखाता है। ये सिर्फ एक मजेदार विचार नहीं है, ये एक मानसिक तकनीक है। जैसे ही आप उस आवाज को रूममेट का नाम देते हैं, आप उसे अपनी पहचान का हिस्सा मानना बंद कर देते हैं। अच्छा। वो सिर्फ एक शोर बन जाता है, आपकी सच्चाई नहीं। यही असली बदलाव है। उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करनी, बस उसे गंभीरता से लेना बंद करना है। ठीक है, तो हम अपने विचारों से, अपने इस पागल रूममेट से तो दूरी बना सकते हैं, लेकिन उन विचारों को शक्ति कहाँ से मिलती है? अक्सर हमारी भावनाओं से। हाँ, वो रूममेट कुछ कहता है और हमें गुस्सा, डर हाँ। या दुख महसूस होने लगता है। तो ये किताब ऊर्जा और भावनाओं के बारे में क्या कहती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि विचार और भावनाएं वो जुड़ी हुई हैं। किताब कहती है कि हमारे अंदर ऊर्जा का एक एक अनंत स्रोत है। कुछ परंपराओं में इसे प्राण या ची कहते हैं। जब हम खुले और स्वीकार करने वाले होते हैं तो ये ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है और हम जिंदा दिल, उत्साहित और रचनात्मक महसूस करते हैं। लेकिन जब हम प्रतिरोध करते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं, तो ये ऊर्जा रुक जाती है। छी शब्द थोड़ा रहस्यमयी लगता है। तो क्या रोजमर्रा की भाषा में हम इसे जिंदा दिली या जोश कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम उत्साहित महसूस करते हैं तो ये ऊर्जा ज्यादा होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो कम। बिल्कुल सही। आप इसे अपनी जीवन शक्ति मतलब वाइटैलिटी समझ सकते हैं और किताब के अनुसार ये ऊर्जा सबसे ज्यादा हमारे हृदय के केंद्र में रुकती है। हृदय मतलब फिजिकल हार्ट? नहीं, यहाँ हृदय का मतलब सिर्फ शारीरिक अंग नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ऊर्जा केंद्र है। जब भी हमें भावनात्मक चोट पहुंचती है, कोई हमें अस्वीकार करता है, हमारी आलोचना करता है या हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया खुद को बंद करने की होती है। हाँ बिल्कुल। हम भविष्य में और चोट लगने से बचने के लिए अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। यही रुकावट हमें जीवन से कटा हुआ और भारी महसूस कराती है। एक मिनट, लेकिन अगर हम दर्द को महसूस करने के लिए खुद को खुला छोड़ दें, तो क्या हम बस ज्यादा दुखी नहीं हो जाएंगे? क्या खुद को बंद करना एक जरूरी बचाव का तरीका नहीं है?
ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। खुद को बंद करना एक तात्कालिक बचाव का तरीका तो है, लेकिन लंबे समय में यह एक जेल बन जाता है। अच्छा। किताब ये नहीं कहती कि आप बाहर जाकर दर्द को आमंत्रित करें। वो कहती है कि जो दर्द या भावना पहले से ही आपके अंदर उठ रही है, उसे बहने दें, उसे दबाएं नहीं। तो उससे महसूस करें। हाँ, इसकी शुरुआत शारीरिक स्तर पर होती है। जब आपको गुस्सा या दुख महसूस हो, तो एक पल के लिए रुकें और देखें कि यह आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। क्या आपके सीने में जकड़न है, पेट में हलचल? उस शारीरिक संवेदना पर ध्यान केंद्रित करें, उसके पीछे की कहानी पर नहीं। ओके। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएंगे कि भावना एक लहर की तरह आती है, अपनी ऊर्जा छोड़ती है और चली जाती है। जब हम उसे रोकते हैं, तभी वह अंदर फंस जाती है। तो ये जो फंसी हुई ऊर्जा या भावनाएं हैं, ये उन कांटों की तरह हैं जिनका जिक्र किताब में किया गया है ना? हाँ। मुझे ये विचार बहुत शक्तिशाली लगा। हाँ, अंदर का कांटा, ये इस किताब के सबसे शक्तिशाली रूपकों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आपकी बाह में एक कांटा चुभा हुआ है और वो बहुत दर्द देता है। अब आप उस कांटे को निकालने के बजाय अपने पूरे जीवन को ये सुनिश्चित करने में लगा देते हैं कि कोई भी उस जगह को न छुए। आप लोगों से एक खास दूरी बनाकर रखते हैं, कुछ खास गतिविधियों से बचते हैं, और अगर कोई गलती से भी उस जगह के पास आता है, तो आप चिल्ला पड़ते हैं। क्या हम इस कांटे का कोई वास्तविक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे क्या बचपन की कोई आलोचना एक कांटा बन सकती है जो हर बार किसी के फीडबैक देने पर चुभती है? ये एक आदर्श उदाहरण है। मान लीजिए बचपन में किसी ने आपसे कहा था कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं। वो बात एक कांटे की तरह आपके अंदर रह गई। अब आप एक वयस्क हैं और आपका बॉस आपको कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। भले ही उनका इरादा अच्छा हो, लेकिन जैसे ही वो शब्द आपके कानों में पड़ते हैं, वे उसी पुराने कांटे को छू जाते हैं और आपको तीव्र दर्द होता है। हाँ, होता है ऐसा। आपका सारा ध्यान अपने बॉस पर चला जाता है। उन्होंने ऐसा कैसे कहा? लेकिन किताब कहती है कि असली समस्या बॉस नहीं है। असली समस्या वो पुराना कांटा है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। दर्द एक सिग्नल है जो आपको बता रहा है, यहां देखो, यहां कुछ ठीक होने की जरूरत है। तो दर्द से भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता उस कांटे से बचकर नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करके और उसे निकाल कर ही मिलेगी। और यहीं पर किताब में समर्पण या सरेंडर शब्द का जिक्र आता है, जो मुझे हमेशा थोड़ा हार मानने जैसा लगता है। क्या किताब इसे किसी अलग नजरिए से देखती है? हाँ, ये एक आम। ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ जो चाहे करो। बिल्कुल, ये एक आम गलतफहमी है। देखिए, किताब में समर्पण का मतलब निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है हर चीज को नियंत्रित करने की अपनी जरूरत को छोड़ देना। अच्छा। हम लगातार कोशिश करते हैं कि जीवन हमारी योजनाओं और इच्छाओं के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि लोग एक खास तरीके से व्यवहार करें, मौसम अच्छा रहे, ट्रैफिक न मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान और निराश होते हैं। सही बात है। समर्पण का मतलब है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। यह जीवन के प्रवाह के खिलाफ तैरने के बजाय उसके साथ बहना है। प्रतिरोध करना नदी के बहाव के खिलाफ तैरने जैसा है। यह थकाऊ और अंत में व्यर्थ है। समर्पण का मतलब है, मैं इस पल की वास्तविकता से नहीं लड़ूंगा, मैं इसके साथ काम करूंगा। ये सब सुनने में बहुत गहरा और आकर्षक है, लेकिन एक आम इंसान जो अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त है, वो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में एक अलग तरीके से रहने के बारे में है। कैसे? हम अक्सर अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना से जोड़ देते हैं। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं छुट्टियों पर जाऊंगा तब मुझे शांति मिलेगी। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। किताब कहती है कि खुशी एक आंतरिक निर्णय है। ये हर पल में खुला रहने का चुनाव करने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द या निराशा महसूस नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप उन भावनाओं को अपने अंदर से गुजरने देंगे, बिना खुद को बंद किए। तो ये एक तरह का अभ्यास है, मतलब हर पल किया जाने वाला अभ्यास। हाँ, और इस मानसिकता को मजबूत करने के लिए किताब एक दिलचस्प साधन देती है, मृत्यु पर चिंतन करना। ये तो थोड़ा डरावना लगता है। सुनने में डरावना या निराशावादी लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्टता लाना है। जब हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो छोटी छोटी परेशानियां और अहंकार की लड़ाइयां अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं। क्या बॉस की वो एक टिप्पणी सच में इतनी बड़ी बात है? क्या ट्रैफिक में फंसना दुनिया का अंत है?
ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है और ये समझने में मदद करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है हमारे रिश्ते, प्रेम और हर पल का अनुभव। और अंत में किताब संतुलन पर भी जोर देती है, मध्य मार्ग। क्या इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया में पूरी तरह शामिल भी नहीं होना है और उससे पूरी तरह अलग भी नहीं होना है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये बिल्कुल एक विरोधाभास है और आध्यात्मिकता अक्सर विरोधाभासों से भरी होती है। मध्य मार्ग का मतलब है दुनिया में पूरी तरह से जीना, अपने काम को जुनून से करना, अपने रिश्तों को गहराई से निभाना, लेकिन आंतरिक रूप से मुक्त रहते हुए। ओके। आप जीवन के खेल को पूरी लगन से खेलते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, खेल नहीं। आप सफलता का आनंद लेते हैं, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। आप असफलता से सीखते हैं, लेकिन उसे खुद को परिभाषित नहीं करने देते। ये गहराई से जुड़ने, लेकिन बिना किसी लगाव के जीने की कला है। आज हमने द टच सोल के जरिए एक गहरी यात्रा की है, ये समझने से लेकर कि हम अपने विचारों के साक्षी हैं, उस शोर मचाने वाले रूममेट को देखने तक। फिर हमने अपने दिल को खुला रखने, ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने और दर्दनाक कांटों को निकालने की बात की, और अंत में जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करने तक। ये सब हमें उस सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जो हम सब खोज रहे हैं। और इसका अंतिम सार यही है कि स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं खोजी जानी है, ये पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, हमारे अंदर। हाँ, ये बस हमारे विचारों के साथ हमारी गलत पहचान और जीवन की घटनाओं के प्रति हमारे प्रतिरोध की परतों के नीचे ढकी हुई है। जैसे जैसे हम इन परतों को हटाना सीखते हैं, हर बार जब हम अपने रूममेट पर विश्वास करने के बजाय उसे देखते हैं, हर बार जब हम बंद होने के बजाय खुला रहने का चुनाव करते हैं, वो स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है। तो ये कोई मंजिल नहीं है? नहीं, ये किताब हमें याद दिलाती है कि ये कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, किताब अंदर का कांटा निकालने का सुझाव देती है। ये एक बड़ा काम लग सकता है। हाँ, लग सकता है। तो क्या होगा अगर हम सिर्फ अपनी जीवन में किसी एक छोटे से कांटे के बारे में सोचें? कोई पुरानी नाराजगी, कोई छोटा सा डर या कोई असुरक्षा, उसे तुरंत ठीक करने या निकालने के लक्ष्य से नहीं, बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए कि हमने उसके चारों ओर कैसी सुरक्षा दीवारें बनाई हैं। एक अवलोकन। हाँ, जब कोई उस विषय को छेड़ता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, बस उसका अवलोकन करें, बिना किसी निर्णय के। शायद सिर्फ उसे देखना ही पहला कदम है।